क्या बात है, आज बड़ा जेल वेल मार रहे हो। वो तो हमेशा लगाता हूँ। ओ, तो दिखा क्यों रहा है? तू भी ब्रांड कोलैब कर लिया क्या? नहीं यार, अगर ब्रांड कोलैब होता तो मैं तेरे को ब्रांड का नाम भी बताता और साथ में 4 लाइन भी चिपकाता। यह है सेट वेट का वेट लुक हेयर जेल। रखे आपको बाल को सेट सुबह से शाम तक एंड फिर सुबह से शाम तक। सेट वेट एकदम सेट। वाह, क्या बात है। एक्चुअली आज मैं तेरे को नायका कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा सा एनवायरनमेंट सेट कर रहा हूँ। देख, तू भी तो क्रीम लगा रहा है। साले, तुम लगाओ जेल और हम लगाए क्रीम, ताकि तुम मेरा मजाक उड़ा सको। मजा आता है। वैसे तू भी नायका से शॉपिंग करता है क्या? ना अभी तो नहीं, बट फ्यूचर में करूंगा। तो बता ना, ऐसा क्या खास लगा तेरे को नायका कंपनी में? एज पर माई एनालिसिस, नायका कंपनी अपने एरिया का राजा बन जाएगा फ्यूचर में। एंड अगर कुछ सिचुएशन बदल जाता है आने वाले टाइम में, तब अलग बात है। अच्छा, और ऐसा तेरे को लग क्यों रहा है? बता थोड़ा डिटेल्स में। डिटेल्स में? अच्छा सुन अब डिटेल्स में। तो चल, अब मैं तेरे को नायका कंपनी के बारे में बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो देख, नायका कंपनी के पास अच्छा डाइवर्स पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स है, जैसे कि उनका ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में अच्छा होल्ड है एंड प्लस फैशन इंडस्ट्री में भी अच्छा होल्ड है। तो बेसिकली नायका कंपनी का 2 मेजर प्रोडक्ट लाइन है। पहला ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एंड दूसरा फैशन प्रोडक्ट्स यानी कि कपड़े वगैरह। इन कंपनी का ओमनी चैनल बिजनेस मॉडल है, यानी कि कंपनी का ऑफलाइन में भी प्रेजेंस है, कंपनी का ऑनलाइन में भी प्रेजेंस है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन में बिजनेस कर रही है, कंपनी दोनों चैनल से कस्टमर को पकड़ती है। कंपनी का ऑनलाइन में बात करेगा तो ईयर 2021 में सिर्फ 43.7 मिलियन एप्स डाउनलोड हुए हैं। एंड कंपनी का जो 86.7% का जो ऑर्डर वॉल्यूम है वो ऑनलाइन ऐप से ही आता है। वो इन कंपनी का ऑफलाइन मार्केट के बारे में बात करेगा तो कंपनी के पास 96 स्टोर्स हैं 45 अलग अलग सिटीज में। इन कंपनी के पास करीब करीब 2 मिलियन प्रोडक्ट हैं जो कि लिस्टेड है उनके वेबसाइट में, जो कि 3800 से भी ज्यादा ब्रांड के प्रोडक्ट्स है। मस्त कंपनी लग रहा है। अब मैं तेरे को इस कंपनी का ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी का 2 मेजर ग्रोथ ड्राइवर है। पहला तो है राइजिंग पर कैपिटल इनकम एंड कंजम्पशन लेवल एंड दूसरा है इंडिया डिजिटलाइजेशन ट्रेंड्स। तो यहाँ पे पहला पॉइंट तेरे को थोड़ा सा बता देता हूँ। जो इंडिया का पर कैपिटल इनकम है वो 7.3% से ग्रो हुआ है ईयर 2015 एंड ईयर 2019 के बीच में। एंड ऐसा माना जा रहा है बाय ईयर 2030 इंडिया विल बी द 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट इन द वर्ल्ड। एंड इंडिया का डिजिटलाइजेशन के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि गवर्नमेंट काफी पुश कर रही है डिजिटल इकोनॉमी को, तो उससे क्या होगा कि लोग के पास ज्यादा से ज्यादा स्मार्टफोन्स होंगे एंड इंटरनेट काफी सस्ता होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग स्मार्टफोन यूज करेंगे, उनके सर्विसेज को जैसे यूज करेंगे, जैसे कि मैप हो गया या तो ऑनलाइन परचेज हो गया, ऑनलाइन पेमेंट हो गया। इस टाइप का जब सर्विस ज्यादा यूज होगा तो ऑब्वियसली लोग परचेज करेंगे ऑनलाइन, क्योंकि उनके लिए ऑनलाइन परचेज करना काफी ज्यादा कन्वीनियंट होगा एंड चीपर होगा कंपेयर टू ऑफलाइन मोड से खरीदना। कुछ समझ रहा है? तो ये 2 मेजर पॉइंट है जो कि इस कंपनी के लिए ग्रोथ ड्राइवर है फ्यूचर के लिए। अब तक यहाँ पे ना मैं तेरे को कुछ की डेटा बता देता हूँ, उससे तेरे को ये पता चलेगा कि इंडिया में कैसे ऑनलाइन का शॉपिंग का ट्रेंड बढ़ने वाला है, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग स्मार्टफोन यूज करेंगे, कैसे इंटरनेट का एक्सेस बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे मैं कंपेयर करने वाला हूँ इंडिया एंड चाइना को, ठीक है। एंड यहाँ पे देख ईयर 2020 लिखा है, ये ईयर 2020 चाइना के लिए है, ये इंडिया का डेटा है 2020 का। एंड ये ईयर 2025 में इंडिया कैसा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तू एक्सेस टू इंटरनेट देखेगा तो सिर्फ 48 to 50% लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस था इंडिया में ईयर 2020 में। एट द सेम टाइम चाइना के पास 71% तक था। एंड ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि इंडिया में भी 67 से 69% लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस होगा, सुन रहा है तो, बाय ईयर 2025। एट द सेम टाइम ऑनलाइन सर्विस यूजर देखेगा इंडिया का, जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग या तो ऑनलाइन पेमेंट या तो टिकट वगैरह बनाने का जो सर्विस यूज करते हैं इंडिया में, सिर्फ 20 से 22% लोग ये सर्विस को यूज करते हैं। एंड चाइना में 54 से 57% लोग यूज करते हैं। एट द सेम टाइम इंडिया में बाय 2025 49 to 50% लोग, 52% लोग ये सर्विस को यूज करेंगे। एंड ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड देखेगा तो यहाँ पे तो दे सकता है इंडिया में सिर्फ 11 से 13% लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, यानी कि 11 to 13% ओनली यहाँ पे ये सर्विस को यूज करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग का। एट द सेम टाइम चाइना में 46 to 50% लोग इस सर्विस को यूज करते हैं। ऐसे एस्टिमेट किया जा रहा है बाय 2025 इंडिया में 24 to 28% लोग सर्विस को यूज करेंगे। एंड स्मार्टफोन यूजर का देख लेगा इंडिया का डेटा तो ईयर 2020 में सिर्फ 34 to 38% लोगों के पास स्मार्टफोन था। एट द सेम टाइम चाइना के पास 64 to 68% लोगों के पास था।
तो इंडिया भी 59% तक पहुंच सकता है बाय ईयर 2025। तो देख अभिनव, इस डेटा से हमें ये समझ में आता है कि जैसे जैसे इंडिया में स्मार्टफोन के यूजर्स बढ़ेंगे, इंटरनेट को ज्यादा यूज करेंगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो इस टाइप के ऐप को और ज्यादा यूज करेंगे एंड ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करेंगे। उस वजह से इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर, इस कंपनी के अंदर हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बस हो गया क्या ना और बचा है अभी? अगर इतना पेशेंस नहीं है तो वीडियो में क्लिक क्यों किया? जा जाके 10-15 शॉर्ट्स देख ले, ज्यादा सेटिस्फाइड फील करेगा। 15 मिनट का पेशेंस नहीं है और इन्वेस्टमेंट करने आ गया मुंह उठा के। सॉरी भाई, मुझे लगता है इतना इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। तू जा रे, जाके कंचा के। सॉरी भाई। मैं तो बल्कि तेरे को काफी इंफॉर्मेशन कट करके देता हूँ एंड तेरा इतना में हालत खराब है। अभी ध्यान से सुनना। हाँ, तो देख, अब तक मैं तेरे को कंपनी का इंट्रोडक्शन दे दिया एंड कंपनी का ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में बता दिया। तो यहाँ पे तू ये चीज तो समझ गया होगा कि कंपनी का मेन 2 प्रोडक्ट लाइन है, एक तो कॉस्मेटिक एंड दूसरा अपीयरेंस। एंड यहाँ पे कंपनी ऑनलाइन मार्केट में भी है, ऑफलाइन मार्केट में भी है। बढ़िया कंपनी लग रहा है। एंड कंपनी का ग्रोथ ड्राइवर्स का मेजर रीजन 2 है। एक तो पहला कि राइजिंग पर कैपिटल इनकम ऑफ इंडियंस एंड दूसरा इंडिया का डिजिटल इकोनॉमी वाला ट्रेंड। तो अब मैं तेरे को यहाँ पे इंडस्ट्री एनालिसिस करके बता देता हूँ, इस इंडस्ट्री का पूरा डिटेल्स बता देता हूँ कि ये इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, पास्ट में कैसा परफॉर्म की थी एंड फ्यूचर में क्या हमें देखने को मिल सकता है। तो ध्यान से सुनना। कूल ब्रो। तो देख, यहाँ पे तो अगर इंडियन रिटेल इंडस्ट्री को देखेगा तो ईयर 2019 में इंडस्ट्री का साइज था 21 ट्रिलियन रुपीज एंड उसमें से फैशन एंड ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट से 35% का सेल्स होता है। तो 21 ट्रिलियन रुपीज में से 35% चले जाता है फैशन एंड ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट लाइन में। एंड इंडियन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का अगर मार्केट साइज का तू बात करेगा, ईयर 2019 में उसका मार्केट साइज था 1267 बिलियन रुपीज एंड वहां पे 13% का एवरेज ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा था। एंड यहाँ पे नीचे इस ग्राफ में अगर तू देखेगा तो आने वाले टाइम में, फ्यूचर में इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में 12% का ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है ईयर आफ्टर ईयर। कूल ब्रो। एंड उसी प्रकार इंडियन फैशन इंडस्ट्री की बात करेगा तो उसका मार्केट साइज था ईयर 2019 में 5838 बिलियन रुपीज एंड वहां पे 18% का ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है इन ईयर 2025। एंड तक यहाँ पे सबसे बड़ा कारण क्या है जो हमें कॉस्मेटिक इंडस्ट्री या फैशन इंडस्ट्री में एकदम से इतना बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है? तो ऐसा क्या प्रॉब्लम था ट्रेडिशनल फैसिलिटी या ट्रेडिशनल सिस्टम के साथ? तो यहाँ पे मैं तेको 4 मेजर रीजन बता देता हूँ कि ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम था एंड ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजी आके इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते रही है। सुन रहा है तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रॉब्लम था वो था लिमिटेड प्रोडक्ट का। एक जो दुकान होता है, एक ऑफलाइन का जो दुकान होता है, नॉर्मल सा शॉप जो अपने लोकल एरिया में रहता है, उनके पास एक तो स्पेस कम रहता है एंड एक दुकान के अंदर वो बहुत सारे प्रोडक्ट रखते हैं। वो सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं रखते हैं बल्कि जैसे थोड़ा बहुत ज्वेलरी वगैरह भी रखते हैं या तो फिर टॉयज वगैरह रखते हैं, बच्चों का खिलौना रखते हैं और भी बहुत सारा गिफ्ट आइटम भी रखते हैं। उस टाइप के जो कॉस्मेटिक या मनिहारी दुकान हम बोलते हैं, उस टाइप के शॉप में इंडिया में कॉस्मेटिक आइटम भी बिकता है एंड उनके पास लिमिटेड स्पेस रहता है, इसलिए वो लिमिटेड आइटम ही अपने पास स्टॉक में रखते हैं। तो उनके पास ज्यादा वैरायटी मिलेगा नहीं क्योंकि उनके पास ज्यादा स्पेस नहीं है ज्यादा क्वांटिटी में सामान को रखने का। एंड दूसरा प्रॉब्लम कि जो कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट होता है उसमें वैरायटी बहुत ज्यादा आता है एंड बहुत सारे प्राइस रेंज का भी आता है। लेकिन एक पर्टिकुलर अगर तू सिंपल सा लिपस्टिक लेगा तो वो हो सकता है कि 100 रुपए का भी आता है, 500 का भी आता है, 2000 का भी आता है, 3000 का भी आता है। तो अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग प्राइस रेंज होता है एंड उस पर्टिकुलर छोटा सा दुकान में पॉसिबल नहीं होता उनके लिए अलग अलग प्राइस रेंज का आइटम रखने के लिए, उतना सारा स्टॉक मेंटेन करने के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक अलग प्राइस रेंज है, एक प्राइस रेंज में भी बहुत सारे कलर्स भी होते हैं। अगर एक लिपस्टिक 500 रुपए का है तो उसमें हो सकता है कि 10 या 12 कलर का लिपस्टिक होगा, तो वो कैसे उनको मेंटेन कर पाएंगे? नहीं मेंटेन करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता छोटे से दुकानदार के लिए। यस। एंड दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम काउंटरफिट प्रोडक्ट। बहुत सारे ऐसा भी होता है कि जो ऑफलाइन मार्केट में सामान मिलता है वो हो सकता है कि डुप्लीकेट चाइनीज प्रोडक्ट हो एंड वो देखने में एकदम ओरिजिनल जैसा लगता है। एंड तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लैक ऑफ एक्सेस। अभी क्या होता है कि अगर तुमको कोई महंगा ब्रांड का अगर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीदना है, फॉर एग्जांपल मैक का कॉस्मेटिक्स बहुत ज्यादा महंगा आता है कंपेयर टू लैक्मे या तो और भी कोई दूसरा कंपनी, तो उसके लिए तेरे को लोकल शॉप में नहीं मिलेगा। उसके लिए कोई पर्टिकुलर अच्छा एरिया, पॉस एरिया में तेरे को जाना पड़ेगा या तो कोई मॉल के अंदर तेरे को उसका शोरूम मिलेगा, जिसके लिए हो सकता है कि तेरे को 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़े। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कस्टमर्स के लिए अपने मन पसंद को प्रोडक्ट को फाइंड करना एंड उसको खरीद के लेके आना। एंड चौथा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री का कि टू मेनी इंटरमीडियरीज है।
लाइक बहुत सारे अलग अलग चैनल से गुड्स ट्रैवल होके आता है, मैन्युफैक्चरर्स लेके कंज्यूमर तक काफी ज्यादा लोग बीच में इन्वॉल्व होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, तो हर एक प्लेयर अपना मार्जिन रखता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो कि एंड कस्टमर होता है उसको बहुत ज्यादा प्राइस पे करना पड़ता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए, एंड उसको कोई डिस्काउंट भी नहीं मिल पाता है। तो देख अभिनव, यही 4 मेजर कारण है जिसके वजह से ऑनलाइन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हमें बहुत ही ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। खोल 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 खोल। इन ऑनलाइन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में पिछले 4 साल में हमें 60% का एवरेज ग्रोथ देखने को मिला है। 60% का ग्रोथ बहुत ही हाई लेवल ऑफ ग्रोथ है। एंड दूसरा, अब सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि छोटे छोटे शहरों से भी डिमांड आ रहा है ऑनलाइन शॉपिंग करने का, ऑनलाइन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीदने का। तो टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी काफी डेवलपमेंट हो रहा है इस लाइन में, उस वजह से भी कंपनी को अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इंडिया में ऑलरेडी काफी ग्रोथ आ चुका है, बट अभी भी बहुत ही लंबा रास्ता कवर करना बाकी रह गया है। हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ आ चुका है, बट एक्चुअल में अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ आना बाकी है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को। मैं यहाँ पे तेरे को कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, तेरे को समझ में आएगा कि जो डेवलप्ड कंट्री है जैसे कि यूएस, चाइना, वहां पे कितना ग्रोथ आ चुका है ऑलरेडी, और इंडिया अभी भी वहां पे कितना पीछे है। यानी कि इंडिया के पास भी कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वहां पे और ग्रोथ आएगा। तो अब यहाँ पे मैं तेरे को थोड़ा सा डेटा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर तो दिखेगा इंडियन ऑनलाइन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट साइज एंड ग्रोथ, तो यहाँ पे 14 बिलियन रुपीस का मार्केट साइज थी ईयर 2016 में। 2019 में वहां पे 17% का ग्रोथ आया, टोटल 3 साल में 1% का एवरेज ग्रोथ था। तो वहां पे मार्केट साइज पहुंच गया 70 बिलियन रुपीस में। एंड उसके बाद हमें 30% का एवरेज ग्रोथ देखने को मिला। सुन रहा है तो? एंड उसी प्रकार अगर तू कंपेयर करेगा चाइना एंड यूएस के साथ, तो वहां पे चाइना में देखेगा तो 25% से 35% ऑनलाइन में ऑर्डर आता है, एंड उसी प्रकार यूएस में 15 to 20% ऑर्डर आता है। एट द सेम टाइम इंडिया में सिर्फ 6% का ऑनलाइन ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर अभिनव, तो ये देख, जब चाइना एंड यूएस जैसा डेवलप्ड कंट्री के अंदर इतना ग्रोथ आया है ऑनलाइन कॉस्मेटिक बिजनेस के अंदर, तो ऑब्वियसली इंडिया में भी वो ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ इतना तो देखो अभी तक समझ में आ गया होगा कि क्यों कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। अब यहाँ पे मैं तेको थोड़ा सा चैलेंजेस बता देता हूँ फैशन इंडस्ट्री के लिए कि ऑफलाइन मोड में उनके लिए क्या चैलेंज था। कुल ब्रो। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये है ऑफलाइन इंडस्ट्री का, फैशन इंडस्ट्री में उनके पास लिमिटेड स्टॉक एंड लिमिटेड वैरायटी होता है बिकॉज ऑफ स्पेस कॉन्स्ट्रेंट्स। अगेन वहां पे उनके पास ज्यादा स्पेस नहीं है अपने दुकान में अलग अलग वैरायटी का कपड़ा को रखने के लिए, इस वजह से वो ज्यादा वैरायटी का कपड़ा रख नहीं पाते अपने दुकान में। एंड मैं तेको एकदम छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर तू कुछ छोटा शहर जाएगा तो छोटा दुकान जाएगा ना, ध्यान दे के सुन, तो वहां पे क्या होता है, हर एक कपड़ा को डिस्प्ले में नहीं रखते हैं। तो किस प्रकार का कपड़ा पहन के गया है वो दुकानदार पहले तो ऊपर से नीचे देखेगा एंड जज करेगा कि तू कितने रुपए का कपड़ा पहन के आया होगा। अगर तू सपोज 1000 रुपए का जींस पहन के गया है उस दुकान में, तो तेको उसी रेंज का ही जींस दिखाएगा। तो वहां पे कपड़े डिस्प्ले में नहीं लगा हुआ रहता है, वो देखो अंदर से एक एक निकाल के दिखाता है, जो कि एज ए कस्टमर, एज ए कंज्यूमर के लिए भी बहुत ही फालतू एक्सपीरियंस रहता है वो। एंड दूसरा मेजर इशू इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इशू है, क्योंकि देखो क्या होता है कि एक बड़ा ब्रांड को अगर सपोज किसी पर्टिकुलर लोकेशन में शॉप ओपन करना है एंड वहां पे कोई जगह ही अवेलेबल नहीं है या तो रेंट बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा, तो वहां पे अगेन इशू आने लगते हैं ब्रांड्स को अच्छे अच्छे प्लेसेस अपने शॉप को ओपन करने के लिए। साले ढंग से पी ले, लोग देख रहे हैं तेरे को। तू दिखा रहे भाई, इसलिए देख रहे हैं ना, तेरे को बस मेरा उड़ाना है और कुछ नहीं। सबके सामने ऐसे मत पिया कर, अकेले में पी ले जब कोई नहीं देख रहा होता है। तो मैं भी ऐसे करता हूँ बट अकेले में करता हूँ। अच्छा बेटा रुक, नेक्स्ट टाइम मैं तेरे को एक्सपोज करता हूं। अच्छा इंफॉर्मेशन वगैरह तू तो मेरे को काफी दे दिया, काफी डेटा दिया, यूजफुल डेटा था, बट मेरे को तू अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में तेरे को क्यों लगता है फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रोथ आ सकता है, क्या लॉजिक क्या है तेरा इसके पीछे? तो चल अभिनव, अगर तू मेरे को रिक्वेस्ट करता है तो अब मैं तेरे को अपना पर्सनल ओपिनियन दे देता हूँ इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के लिए, कि वहां पे क्यों बहुत ही ज्यादा ग्रोथ आने वाला है आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे मैं तेरे को एक डेटा दिखाता हूँ, इस डेटा का तू ध्यान से देख। अगर तू इंडिया का पर कैपिटल इनकम देखेगा और उसको कंपेयर करेगा बाकी दूसरे डेवलप्ड कंट्री से, तो वहां पे गैप कितना ज्यादा है। इंडिया का जो पर कैपिटल इनकम है वो करीब करीब $1,900 का ऐसे, उसको कंपेयर करेगा यूएस के साथ, तो वहां पे देख ऑलमोस्ट 60,000 का पर कैपिटल इनकम है यूएस का। वैसे ही चाइना का 8,600 में है,
जापान का देखेगा तो 3800 में है, एंड जर्मनी का देखेगा तो 44,680 में है। तो देख यहाँ पे गैप बहुत ही ज्यादा है, लाइक थोड़ा मोड़ा गैप नहीं है, बहुत लाइक 5 टाइम्स 10 टाइम्स 30 टाइम्स का यहाँ पे हमें गैप देखने को मिल रहा है इंडिया का पर कैपिटल इनकम में एंड दूसरे डेवलप्ड कंट्री का पर कैपिटल इनकम में। एंड यहाँ पे अगर तू डेवलप्ड कंट्री का ट्रेंड देखेगा तो वहां पे कॉस्मेटिक का जो कंजम्पशन होता है बहुत हेवीली होता है, ठीक है। और जैसे कि इंडिया डेवलप्ड कंट्री नहीं है तो यहाँ पे कॉस्मेटिक का कंजम्पशन भी कम होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि देख मेल पॉपुलेशन इंडिया में अभी भी ऐसा है कि वो ज्यादा काम कर रहा है एंड फीमेल पॉपुलेशन अभी भी ऐसा है कि बहुत लोग काम नहीं कर रहे हैं। बट ये ट्रेंड अभी चेंज हो रहा है ऑलरेडी, काफी स्पीड में ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। अभी अगर तू प्रेजेंट जनरेशन में देखेगा तो मेल भी काम करता है एंड फीमेल भी काम करती है, जो कि हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में नॉर्मली नहीं होता था, या होता भी तो बहुत कम रेट में होता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो अब तक यहाँ पे क्या होगा, जब फीमेल पॉपुलेशन भी बराबर काम करने लग गई जैसा मेल पॉपुलेशन करता हुआ आया है, नाइस, तब क्या होगा कि वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ज्यादा यूज करेंगे। नॉर्मली फीमेल ज्यादा कॉस्मेटिक यूज करते हैं कंपेयर टू मेल। तो अब क्या होगा, जब वो जॉब करेंगे, अच्छे से पढ़ लिख के घर से बाहर निकलेंगे, तो वहां पे कॉस्मेटिक का कंजम्पशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा हमें। एंड जैसा कि मैंने तेको पहले भी बताया कि इंडिया का पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है, तो जैसा जैसा लोग का इनकम बढ़ेगा ना, तो वो कॉस्मेटिक यूज करना ज्यादा स्टार्ट करेंगे। तो देख ह्यूमन का जो बेसिक नीड होता है, पहला होता है फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। अगर ये तीनों चीज अगर फिगर आउट हो गया ना, तो फिर उसके बाद आदमी जो ध्यान देता है वो सेल्फ केयर में ध्यान देता है, या तो वो बॉडी का फिटनेस में ध्यान देगा, अपने लुक्स में ध्यान देगा, अपने फैशन एंड स्टाइलिंग में ध्यान देगा। इन ऑब्वियसली जब इंडिया के लोगों का इनकम बढ़ रहा है तो ये तीनों चीज कवर करने के बाद वो कॉस्मेटिक, हेल्थ केयर, ये सब में जरूर जाएंगे, जरूर उसमें ध्यान देंगे। उस वजह से इस इंडस्ट्री में हमें बड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा। एंड दूसरा सबसे बड़ा कारण इस इंडस्ट्री में इसलिए ग्रोथ आएगा, इंडिया में जो सोशल मीडिया यूजर्स है ना, जैसे कि जो यूट्यूब में वीडियोस डाल रहे हैं, या तो इंस्टाग्राम में वीडियोस डाल रहे हैं, या तो पोस्ट डाल रहे हैं, उस टाइप के लोग ज्यादा बढ़ते हुए जा रहे हैं पॉपुलेशन में, अगर तो देखेगा तो। एंड अगेन अगर वो सोशल मीडिया यूज करते हैं, वहां पे ज्यादा से ज्यादा हमेशा पोस्ट डालते हैं, तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी प्रकार का कॉस्मेटिक का इस्तेमाल जरूर करेंगे अपने पोस्ट डालने से पहले। तो यहाँ पे दो मेजर रीजन है मेरे राय में। एक तो सोशल मीडिया में जैसे जैसे ग्रोथ होगा, वैसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी अच्छा ग्रोथ होगा। एंड दूसरा ऑब्वियसली जैसे इनकम लोगों का बढ़ रहा है, फीमेल पॉपुलेशन का इनकम बढ़ रहा है, तो वहां पे कॉस्मेटिक का कंजम्पशन फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो मेरे को अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा सा कंपनी के बारे में बता दे कि कंपनी कैसा परफॉर्म करने लग रहा है। तो देख, अब मैं तेको ना नायका का परफॉर्मेंस के बारे में बता देता हूँ कि कैसे उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है एंड अच्छा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे दो मेजर फैक्टर है कि उनका परफॉर्मेंस में हमें अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। पहला और अच्छा एबिलिटी है न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का एंड उसको रिटेन करके रखने का। वहां पे नायका कंपनी बहुत ही अच्छा काम करने लग रही है नए कस्टमर को अट्रैक्ट करके रिटेन करने में। एंड दूसरा, नायका के प्लेटफॉर्म में अच्छा कस्टमर लॉयल्टी हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि उनके कस्टमर काफी ज्यादा लॉयल है नायका प्लेटफॉर्म के साथ। मस्त कंपनी लग रहा है। यहाँ पे अगर तू डेटा देखेगा तो ईयर 2021 में 70% जो ऑर्डर आया था कंपनी के पास, वो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर से आया था एंड 30% न्यू कस्टमर से आया था। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर अगर बार बार ऑर्डर करेंगे तो वहां पे क्या कंपनी का बहुत फायदा होता है, क्योंकि वहां पे देख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक बार वन टाइम लगा था एंड बार बार कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वहां पे नहीं लग रहा है, बट फिर भी कस्टमर ऑर्डर कर रहे हैं, तो नायका के लिए वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। अगेन मैं तेको यहाँ पे कुछ की डेटा दिखा देता हूँ, देखो उससे ये पता चलेगा कि नायका कंपनी में किस तरह से ग्रोथ आने लग रहा है। एंड उसी प्रकार नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर तू दिखेगा ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट लाइन में, तो वहां पे 11 मिलियन का ऑर्डर था FY 2019 में, 2020 में 17 मिलियन का ऑर्डर था, 21 में 17.1 मिलियन का ऑर्डर था। एंड यहाँ पर 9 मंथ का डेटा दिखेगा एंड कंपेयर करेगा FY 21 9 मंथ्स वर्सेस FY 22 9 मंथ्स, तो वहां पे देख 11.6 मिलियन से 19.7 मिलियन हो गए, वहां पे 69% का हमें ग्रोथ देखने को मिला है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा कम ग्रोथ था 2020 वर्सेस 2021 में, मोस्टली यहाँ पे थोड़ा सा लॉकडाउन वाला इशू हो सकता है, ध्यान देके सुन। एंड उसी प्रकार नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो देखेगा फैशन इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे 0.4 मिलियन, 1.1 मिलियन, 2.4 मिलियन, एंड यहाँ पे 123% का ग्रोथ था। एंड यहाँ पे 9 मंथ्स को कंपेयर करेगा FY 21 वर्सेस FY 22, तो 1.5 मिलियन से 3.9 मिलियन, 156% का ग्रोथ है। तो देख यहाँ पे ब्यूटी केयर एंड फैशन इंडस्ट्री दोनों में बहुत ही बेहतरीन विजिटर्स हमें मिल रहे हैं और नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स में भी अच्छा ग्रोथ आया है।
देख, काफी इंफॉर्मेशन मैं तेरे को इस कंपनी के बारे में दे दिया हूँ। अब सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के बारे में बताना रह गया है। अच्छे से अगर सुनेगा तो एक और मिल्क शेक बना के दूंगा मैं तेरे को। एक और क्या बोल रहा है? मैं खुद बनाया था। हाँ हाँ, एक ही बात है, क्या फर्क है। सुन, अब नंबर्स के बारे में बता देता हूँ। ऑडियंस का टाइम मत खराब कर, टाइम इज मनी। या टाइम इज मनी, एंड इस बात को स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर से और बेहतर कौन जान सकता है। तो अब यहाँ पे मैं तेरे को नाइका कंपनी का नंबर्स के बारे में जल्दी से बता देता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी का एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर दिखेगा एंड FY21 वर्सेस FY20 का सेल्स देखेगा तो वहां पे 38% का ग्रोथ देखने को मिला था हमें। एंड पिछले 3 साल का एवरेज ग्रोथ देखिएगा सेल्स के अंदर तो 62% का एवरेज ग्रोथ रेट है। काफी अच्छा हाई ग्रोथ रेट है 62%। एंड उसी प्रकार अगर प्रॉफिट देखेगा तो कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग बन चुकी है। कुछ समझ रहा है। एंड यहाँ पे अगर तो इस ग्राफ में देखेगा तो कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वहां पे हमें ग्रोथ देखने को मिला है। एंड यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना ज्यादा पॉजिटिव है एंड वहां पे भी कितना अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिला है। एंड पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो एक नई कंपनी के लिए होना बहुत ही अच्छी बात होती है, बेहतरीन बात होती है, क्योंकि कंपनी फाइनेंशियली ट्रबल करने वाली नहीं है, उससे हमें ये पता चल जाता है। नाइस नाइस नाइस। सुन, अब रेशियोज के बारे में तेरे को बता देता हूं। बस आज का ये लास्ट टॉपिक है रेशियोज, इसको हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.53% में है इस वक्त। एंड ये थोड़ा सा मुझे लगता है कम है अभी, बट हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कंपनी अब तक लॉस मेकिंग थी एंड अभी प्रॉफिटेबल हुई है, तो आने वाले टाइम में ये मार्जिन हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा जो मुझे लग रहा है। तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट ऑब्वियसली यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का जरूर बढ़ना चाहिए। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 14% में है, जो कि एवरेज है, बट यहाँ पे भी मेरे ख्याल से 20% से प्लस हो तो वो बेटर होगा। एंड हो सकता है आने वाले टाइम में हमें इस लाइन में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा जब कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3.33 में है, तो यहाँ पे कंपनी फाइनेंशियली साउंड है। कंपनी यहाँ पे बैंकरप्ट तो होने वाली नहीं है, उस समय ये पता चल जाता है। एंड कंपनी का प्रमोटर्स होल्डिंग स्ट्रॉन्ग है, 52.4% में है, तो यहाँ पे वो अच्छी बात है। कंपनी का बुक वैल्यू 13.2 में है एंड कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू 130 टाइम्स है। एंड कंपनी का पी रेशियो 2190 में है, तो क्लियरली यहाँ पे कंपनी इस वक्त काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। ये तो हमें मानना पड़ेगा कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, पर इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर हमें ग्रोथ भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरे राय में परचेज करने का अच्छा डिसीजन हो सकता है, बट एट द सेम टाइम हमें बहुत ज्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी में कुछ भी बुरा न्यूज की वजह से अच्छा फॉल भी आ सकता है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। तो अब देख अभी ना, अगर तेको इस कंपनी में परचेज डिसीजन लेना है तो कंपनी को तेको हमेशा मॉनिटर करना पड़ेगा। एंड अगर ये कंपनी के शेयर में ज्यादा फॉल आने लगता है तो हो सकता है तेको लॉस बुक करके इस कंपनी से एग्जिट भी करना पड़े। एंड बाई चांस अगर तेको इस शेयर के अंदर फॉल नहीं मिलता है बट तेको फिर भी परचेज करने का मन हो, तो मेरे राय में तेको क्या करना चाहिए कि अपने फंड्स को ना 4 पार्ट में डिवाइड कर दे। सपोज इस कंपनी के अंदर तेको 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है, तो अभी 1 लाख पूरे एक साथ मत कर, तू सिर्फ 25,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर। एंड वो जब थोड़ा सा प्रॉफिटेबल आ जाए, उस 25,000 में तू जब 10-15% कमा ले, उसके बाद तू और 25% इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देना। एंड वहां पे भी थोड़ा सा तेरा प्रॉफिट बुक हो जाए, उसके बाद और 25% इन्वेस्टमेंट करना। उससे क्या होगा, तो एक तो रिस्क कम हो जाएगा, एट द सेम टाइम तू अपॉर्चुनिटी भी मिस नहीं कर रहा है। बट यार करण, तू इतना होशियार कैसे है? होशियार तो मैं बचपन से था, बट कभी मैंने शो ऑफ नहीं किया। बट अब शो ऑफ करने का टाइम आ गया है, वरना लाइफ पूरा ऊपर नीचे हो जाएगा। या आई एग्री। चल इसी बात में चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे एंड बेल आइकन याद से दबा देना, गजनी मत बन जाना। हाँ अभी सब्सक्राइब करके लाइक कर देता हूँ। चल आज तू अपनी ओपिनियन दे मेरे को नाइका कंपनी के बारे में। हमेशा मैं अपनी ओपिनियन देता हूँ, आज तू अपनी ओपिनियन दे, देखते हैं तू क्या सीखा इस कंपनी के बारे में। अच्छा, आज तेरे को मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनना है? अच्छा रुक, मैं बताता हूँ। देख, सबसे पहला तो मेरे को ये लगता है कि कंपनी का ब्रांड इमेज काफी स्ट्रांग बन चुका है। एंड कंपनी का खुद का पर्सनल ब्रांड भी है, जिस नाम से कंपनी प्रोडक्ट को सेल कर रही है, तो उसका भी अच्छा ब्रांड है, उसका भी अच्छा सेल्स हो रहा है। एंड ओवरऑल मार्केट में नाइका को लोग पहचानने लगे हैं। जैसे कि लोग फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन को जानते हैं, वैसे नाइका को भी जानते हैं। तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है, अगर कॉस्मेटिक खरीदना है तो इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम अमेजोन और फ्लिपकार्ट, दे प्रीफर टू बाय फ्रॉम नाइका। दूसरा, तूने जैसे मेरे को बोला कि इस इंडस्ट्री में अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है तू, एंड मुझे भी वही नजर आ रहा है। क्योंकि देख, मेरे को तो ये दिख रहा है कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का डेटा काफी अच्छा है, वो तो ऑब्वियस है।
एंड दूसरा जो तेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोग ज्यादा बेटर दिखना चाहते हैं विद इंक्रीज इनकम, तो वो भी मैं एग्री करता हूँ तेरे से। जैसे गवर्नमेंट अपना प्रमोट कर रही है वुमेन एम्पावरमेंट को, उससे क्या होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ाई करेंगे, वुमेन लोग, एंड जब उन लोग जब पढ़ाई कर लेंगे एंड जॉब करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे कॉस्मेटिक का डिमांड तो बढ़ेगा। एंड प्लस सोशल मीडिया का भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। एंड सबसे बड़ा बात, तीसरा पॉइंट अगर मैं ये बोलना चाहूंगा कि वाकई में नायका कंपनी जो की इश्यूज था ना उसको सॉल्व कर देती है। हर एक वैरायटी के प्रोडक्ट हम ऑनलाइन खरीद सकते हैं, बट फिजिकल लोकल स्टोर खरीदना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए उतना स्टॉक मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता है। ऑब्वियसली कॉस्मेटिक के अंदर बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे वैरायटीज आते हैं, बहुत सारे प्राइस रेंज आता है, एंड एक छोटा सा दुकान के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक टाइप के कस्टमर्स को वो कैटर कर सके। एंड मुझे लगता है कि वहां पे ऑनलाइन बहुत ही बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। एंड नंबर्स तो ऑब्वियसली तूने दिखाया कि कंपनी का इंप्रूव हो रहा है। हालांकि रिसेंटली कंपनी ने प्रॉफिट कमाना स्टार्ट किया है, बट एटलीस्ट कंपनी प्रॉफिट में आ गई है एंड फ्यूचर भी अच्छा नजर आ रहा है, ब्राइट नजर आ रहा है मुझे। बट यहाँ पे अगर कंपनी थोड़ा सा मार्जिन इंप्रूव कर ले तो मुझे लगता है कि वो बेटर होगा, अदरवाइज बाकी चीज तो मुझे ठीक ही लग रहा है। एंड सबसे अच्छा बात, कंपनी ब्रांड से डायरेक्ट परचेज करती है अपने पास सामान एंड खुद डिस्पैच करती है, तो यहाँ पे कंपनी के पास कंट्रोल बेटर है। तो ओवरऑल मुझे तो पॉजिटिव ही लग रहा है कंपनी। गुड अभिनव, सीख रहा है तू तो। बस आपकी कृपा है जनाब। तो मेरे को कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? वो तो तेरे पर है, जितना शक्कर डालेगा उतना मीठा लगेगा। बट देख, तू अपनी एनालिसिस जरूर कर लेना, मैंने सिर्फ तेरे को इन्फॉर्मेशन दिया है। बट तू जब अपनी एनालिसिस करेगा, तेरे को कंपनी अच्छी लगेगी, तेरे को समझ में आएगा किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पॉजिटिव फीलिंग आएगा अंदर से, तभी इन्वेस्टमेंट करना, वरना मत करना। अपनी रिसर्च, अपनी एनालिसिस जरूर करना। मेरी बात सुन के कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन गलती से भी मत लेना। वो तो ऑब्वियस है, मैं तो अपनी एनालिसिस करूंगा ही। मैं सुनता सबकी हूँ बट करता अपनी हूँ। गुड गुड, चल बाय, लाइक कर देना। बाय। ये कैमरा बंद कर यार तू, इस चक्कर में मेरा पर्सनल लाइफ पूरा खराब हो जा रहा है।